एनिमे में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ मेन कैरेक्टर एकदम पावर फैंटेसी वाला होता है। मतलब एक पूरी तरह से कमजोर इंसान अचानक दुनिया का सबसे तगड़ा और करिश्माई बन जाता है। और सोलो लेवलिंग इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा दमदार तरीके से दिखाता है। यहाँ जिन वू की हालत ऐसी है कि वो एकदम कमजोर से इंसान से उठकर सीधे टॉप लेवल मॉन्स्टर बन जाता है। सोलो लेवलिंग एक 2024 एनिमे है जो चुगोंग की साउथ कोरियन वेब नॉवल पर बेस्ड है। ये कहानी है सोंग जिन वू नाम के लड़के की, जो शुरुआत में सबसे कमजोर हंटर होता है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे रीजन है बेहतरीन फाइट एनिमेशन और वो फैंटेसी जिसमें हर कोई कभी ना कभी सोचता है, क्या हो अगर मेरी जिंदगी एक वीडियो गेम बन जाए। एनिमे ने अभी तक लगभग 100 चैप्टर्स कवर किए हैं, जबकि असल कहानी अभी बहुत बाकी है। तो चलो शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग की पूरी स्टोरी अब तक। शुरुआत में हम जाते हैं 3 साल पहले। 3 साल पहले किस पॉइंट से एनीमे साफ नहीं बताता। जेजू आइलैंड पर वॉरशिप्स की पूरी फ्लीट खड़ी है। हंटर गिल्ड को ये आइलैंड रेड करके जायंट किलर एंट्स को खत्म करने का मिशन मिला है। हंटर्स आइलैंड पर पहुंचकर इन सुपर साइज्ड चींटियों से लड़ते हैं। शुरू में नॉर्मल हंटर्स इन एंट्स के सामने टिक नहीं पाते, लेकिन तभी आते हैं 3 एस रैंक हंटर्स जो अकेले अकेले पूरी आर्मी खत्म करने की ताकत रखते हैं। इन सबके बीच में प्रेशस हंटर गिल्ड का एस रैंक लीडर चो जोंग इन भी अपनी मैसिव फायर अटैक से काफी एंट्स को उड़ा देता है। अब बैकग्राउंड। 10 साल पहले अचानक दुनिया भर में गेट्स खुलने लगे। इन गेट्स से दूसरी दुनिया के डेंजरस मॉन्स्टर्स निकलकर इंसानों पर हमला करने लगे। नॉर्मल हथियार इन पर असर नहीं करते, लेकिन उसी समय कुछ इंसानों में सुपर नेचुरल पावर्स जागने लगी। ऐसे लोग हंटर्स कहलाते हैं। हंटर्स अकेले भी काम कर सकते हैं या किसी गिल्ड में भी शामिल हो सकते हैं। कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड है हंटर गिल्ड। हंटर्स की रैंकिंग होती है, सबसे ऊपर एस रैंक और सबसे नीचे ई रैंक। जो रैंक इंसान को अवेकनिंग के समय मिलती है वो ही उसकी परमानेंट पावर होती है। उसे बढ़ाने का कोई तरीका दुनिया को नहीं पता। अब वापस आते हैं कहानी में। जेजू रेड के 3 साल बाद एक ग्रुप ऑफ हंटर्स एक गेट में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर 7 दिन में गेट क्लियर नहीं किया गया तो मॉन्स्टर्स बाहर आकर विनाश करेंगे। गेट के अंदर हंटर्स को एसेंस स्टोन्स मिलते हैं, जिनसे मैजिक वेपन्स बनते हैं, और ये स्टोन्स क्लीन एनर्जी भी देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें महंगे दाम में खरीदती है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो सुंग जिनवू की, जिसे लोग वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड कहते हैं। वो ई रैंक है और वो भी सबसे कमजोर। एक बार तो वो ई रैंक ट्यूनियन, जो बच्चों के लिए इजी माना जाता है, वहां भी बुरी तरह घायल हो गया था। फिर भी बाकी हंटर्स उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उसके साथ उसकी हीलर दोस्त लिजू ही है, बी रैंक, और रेड लीडर मिस्टर सॉन्ग भी उसे सपोर्ट करते हैं। डंजन अंदर से डी रैंक है, लेकिन यहाँ हमें जिनवू की असली हालत दिखती है। वो एक छोटे से गॉब्लिन से भी नहीं लड़ पाता। उसका वेपन टूट जाता है और उसे गॉब्लिन चाकू से घायल कर देता है। उसे दूसरी हंटर बचाती है और जू ही हील करती है। बाकी टीम एक बड़े वेयरवुल्फ से बॉस को खत्म कर देती है। जू ही जिनवू को समझाती है कि वो इस काम में खुद को रिस्क में डाल देता है, शायद उसे हंटर नहीं होना चाहिए। टीम लूट गिनती है और उन्हें बहुत कम एसेंस स्टोन्स मिले। तभी एक हंटर को एक हिडन टनल दिखता है, यानी यह एक रेयर डबल डंजन है। नियम के हिसाब से उन्हें इसे रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन लूट शेयर नहीं करना चाहते, इसीलिए टीम खुद ही अंदर जाना चाहती है। वोटिंग होती है और टाई हो जाता है। अब डिसीजन जिनवू के हाथ में है। जिनवू जानता है कि वो अगले डंजन में कोई मदद नहीं कर पाएगा, और उसकी दोस्त जू ही भी वहां से निकलना चाहती है, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी है कि वो आसानी से इस काम को छोड़ भी नहीं सकता। उसके पापा गायब हैं, उसकी माँ बीमार है और उनका इलाज बहुत महंगा है, और ऊपर से उसकी छोटी बहन की कॉलेज फीस भी उसी को भरनी पड़ती है। इसी वजह से जिन वू पैसे की जरूरत में दूसरी डंजन में जाने के लिए हाँ कर देता है। ये उसका सबसे बड़ा गलती साबित होती है। जो ही उसे कहती है कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि अगर वो उसे कभी डिनर पे ले जाए तो शायद ये गलती माफ हो जाए। हंटर्स एक बड़े स्टोन डोर तक पहुंचते हैं और अंदर एक अजीब सेरेमोनियल हॉल लगता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक हंटर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक जायंट स्टोन स्टैचू अचानक जीवित होकर उसे मार देता है। एक दूसरा स्टैचू अपनी आंखों से लेजर बीम निकालकर कई हंटर्स को जला देता है। जिनवू ही को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है, लेकिन उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि शायद ये उसका आखिरी रेड हो सकता है। एपिसोड 2 शुरू होता है और सारे हंटर्स घबराए हुए हैं, जिसमें जूही भी शामिल है। वो इतना डर गई है कि किसी को हील तक नहीं कर पा रही। टीम लीडर मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट जाता है, लेकिन वो फिर भी शांत रहकर सबको संभालने की कोशिश करता है। वह सबको बताता है कि ये स्टैचूज अचानक अटैक तभी करते हैं जब कोई मूवमेंट करता है। जिनवू दीवार पर बने एक स्टोन टैबलेट को पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि अगर हंटर्स बचना चाहते हैं तो
उन्हें अपनी फेथ साबित करनी होगी। वो सबको सबसे बड़े स्टैच्यू के सामने झुकने को कहता है। ये काम करता तो है, लेकिन हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि जायंट स्टैच्यू अपने थ्रोन से उठकर हंटर्स को पैरों तले कुचलना शुरू कर देता है। जिनवू देखता है कि कमरे में कुछ स्टैच्यूज इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए हैं। उसे समझ आता है कि शायद वही सेफ हैं। वो बाकियों को उन स्टैच्यूज तक भागने को कहता है और जूही को खींचते हुए खुद भी पहुंचता है। हर स्टैच्यू पर सिर्फ एक इंसान खड़ा हो सकता है, इसलिए जिन वू को बहुत दूर वाले स्टैच्यू तक भागना पड़ता है और इस कोशिश में उसका एक पैर कट जाता है। बाहर जिनवू की बहन जिन ए अपनी माँ को अस्पताल में देखने आती है। उनकी माँ इटर्नल स्लीप डिजीज से पीड़ित है, यानी वो हमेशा के लिए सोई रहती हैं और डॉक्टर्स को इसका कोई रीजन नहीं पता। डंजन में बचे हुए हंटर्स एक ऑल्टर पर खड़े होते हैं और जैसे ही सब पहुंचते हैं, दरवाजा खुल जाता है। स्टैच्यूज आगे बढ़ते हैं। जिनवू को लगता है कि यह दरवाजा भी ट्रैप है और सबको ऑल्टर पर ही खड़े रहने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब बाहर की ओर भाग जाते हैं। जिनवू, जूही और मिस्टर सॉन्ग ही बाकी रह जाते हैं। हर बार जब कोई ऑल्टर छोड़ता है, दरवाजा और बंद होता जाता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि किसी को पीछे रहकर दरवाजा खुला रखना होगा, लेकिन जिन वू का पैर गायब है और जूही इतनी सदमे में है कि वो उसे उठा नहीं पाएगी, इसीलिए मिस्टर सॉन्ग खुद पीछे रहना चाहता है। जिनवू जूही से वादा करता है कि वो उसे डिनर पे ले जाएगा और उसे वो एक ईसेंस स्टोन दे देता है जो उसने कमाया था। मिस्टर सॉन्ग जूही को उठाकर बाहर ले जाता है और जिनवू अकेला स्टैच्यूज का सामना करता है। स्टैच्यूज उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। जिनवू खुद की कमजोरी पर पछताता है और उसका टूटा हुआ शरीर ऑल्टर पर गिरता है। तभी उसके सामने एक अजीब स्क्रीन दिखती है। वो पूछती है कि क्या जिनवू प्लेयर बनना चाहता है। मौत सामने है, इसलिए वो तुरंत यस दबा देता है। अगला एपिसोड शुरू होता है और जिनवू अस्पताल में जागता है बिना किसी चोट के, सारे हाथ पैर ठीक। हंटर एसोसिएशन के 2 अधिकारी आते हैं और बताते हैं कि 3 दिन से वो बेहोश था और उन्हें वो गेट के बाहर पड़ा मिला। जूही और मिस्टर सॉन्ग बच गए, लेकिन ट्रॉमा की वजह से दोनों हंटर का काम छोड़ रहे हैं। अधिकारी हैरान हैं कि एक ई रैंक इंसान ऐसा कैसे बच सकता है। रेयर केसेस में किसी हंटर का काम छोड़ रहे हैं कि दूसरी अवेकनिंग भी हो सकती है, जहां उसकी पावर अचानक बहुत बढ़ जाती है। वो जिनवू को माना मीटर से टेस्ट करते हैं, लेकिन उसका पावर लेवल सिर्फ 10 आता है, जबकि एवरेज ई रैंक भी 70 होता है। ऑफिसर्स के जाने के बाद जिनवू एक फ्लोटिंग स्क्रीन देखता है जो और कोई नहीं देख सकता। उसे याद आता है कि उसने प्लेयर बनने के लिए यस दबाया था। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल एक आरपीजी गेम की तरह चलने लगी है। सिस्टम उसे डेली क्वेस्ट देता है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। सिस्टम वार्निंग देता है कि अगर वो मिशन पूरा नहीं करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन जिनवू इसे इग्नोर कर देता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां एक ह्यूज सेंटीपीड मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। पनिशमेंट मिशन होता है 4 घंटे तक सरवाइव करो। वो जैसे तैसे भागते भागते बचता है और हॉस्पिटल वापस पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे जूही उसे हॉस्पिटल में भागते दौड़ते देखकर हैरान रह जाती है। डेली क्वेस्ट पूरा करने के बाद जिनवू को आइटम्स, स्किल पॉइंट्स और लूट बॉक्स मिलते हैं। वो अपनी सारी पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल देता है। लूट बॉक्स से उसे एक की मिलती है जो उसे एक इंस्टेंस डंजन में ले जाती है। एक ऐसा डंजन जो सिर्फ उसके लिए बना है। जैसे ही वो अंदर जाता है, 3 गॉब्लिन्स उस पे हमला करते हैं। वो किसी तरह उन्हें मार देता है, लेकिन तभी एक मेटल जॉ वाले जायंट वुल्फ से उसकी लड़ाई होती है। जिनवू को समझ आता है कि वो शायद इस डंजन के लिए अभी भी कमजोर है। अगले एपिसोड में जिनवू वुल्फ से जैसे तैसे लड़ रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने अपने स्किल्स या इन्वेंट्री चेक ही नहीं किए थे। वो सोर्ड इक्विप करता है और कई वुल्फ्स को मार देता है। इससे वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है। फिर वुल्फ का पूरा पैक उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू सोचता है कि किलर स्टैच्यूज जितने डरावने तो ये है ही नहीं। हर फाइट के साथ वो और स्ट्रांग महसूस करता है। आखिरी वुल्फ को खत्म करने के बाद उसे एक टेलीपोर्ट स्टोन मिलता है, लेकिन वो डंजन छोड़ने के बजाय और एक्सपीरियंस लेने का फैसला करता है। बाहर जूही घर जा रही होती है जब हंटर्स एसोसिएशन का कॉल आता है। उन्हें तुरंत एक हीलर चाहिए क्योंकि पास में डंजन ब्रेक होने वाला है। जूही सोचती है कि जिन वू उसके जैसा ही ट्रॉमा झेलकर भी वापस ट्रेनिंग पर लग गया है, इसीलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जिनवू डंजन के बॉस से टकराता है, एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर। चांसेस उसके खिलाफ हैं, लेकिन जिनवू पीछे हटने से मना कर देता है और सीधा उसके ऊपर कूद जाता है। वो अपने हाथों से स्नेक की गर्दन पकड़कर दबाने लगता है। आई नो आई कैन किल यू राइट हियर नाउ। जिनवू खुद एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। आखिरकार वो स्नेक को मार देता है और उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही एक सी रैंक पॉइजन डैगर भी मिलता है। डंजन गायब हो जाता है और जिनवू वापस रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वापस आते ही एक सोल्जर उसे एरिया छोड़ने को कहता है क्योंकि पास में डंजन ब्रेक हुआ है।
जिनवू बताता है कि वो हंटर है और पूछता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। गेट पे पहुंचकर वो हंटर्स को एक डी रैंक स्टोन गोलम से लड़ते देखता है। जूही भी वहां होती है तो जिनवू अपनी नई स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो एक टूटी हुई तलवार गोलम की ओर फेंकता है और एक ही थ्रो में उसकी डिफेंस टूट जाती है, जिससे बाकी हंटर्स उसे आसानी से हरा देते हैं। जूही जिनवू को दूर जाते हुए देखती है और सोचती है कि क्या ये उसी ने किया था। एपिसोड 5 में जिनवू अभी भी हॉस्पिटल में है, शायद इसलिए क्योंकि नर्सेज उस पर बहुत ध्यान दे रही हैं। देखने में वो पतला लगता है, लेकिन जैसे ही शर्ट उतारता है, सबके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरा करता है और उसका बॉडी एकदम श्रेडेड हो जाता है। जब उसे डिस्चार्ज किया जा रहा होता है, एक क्यूट नर्स के उसका फ़ोन नंबर पूछती है। जिन्वू को आदत नहीं है, वो सोचता है कि शायद पेपर वर्क के लिए माँग रही है। भाई, थोड़ी चरिज़्मा में भी पॉइंट्स डालना चाहिए था। घर पहुंचते ही उसकी बहन जिन ए भी नोटिस करती है कि जिन वू बदल गया है, बॉडी बन गई है, बाल बेहतर हैं, वो लंबा लग रहा है और उसकी पोस्चर भी सुधर गई है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जिन वू अभी भी कंगाल है। वो हाई रैंक डंजन्स में जाकर ध्यान नहीं खींचना चाहता, इसलिए वो एक नॉर्मल सा सी रैंक गेट ज्वाइन करता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है डोंग सुक की पार्टी से, जो हमेशा साथ में रेड्स करती है। उन्हें बस 2 एक्स्ट्रा हंटर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए वो जिन वू को भी साथ ले लेते हैं। सब उसे पहचानते हैं और कहते हैं कि वो बस पीछे खड़ा रहे, असली काम वो करेंगे। जिनवू नोटिस करता है कि टीम में कोई हीलर नहीं है, जो थोड़ा सस्पिशियस लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। पार्टी में एक और लड़का आता है, जिन्हो, एक डी रैंक किड, जिसके पास बहुत महंगे गियर्स हैं और ये उसका पहला रेड है। गेट के अंदर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते हैं और डोंगसुक की टीम उन्हें आसानी से मार देती है। लेकिन जिनवू को लग रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद उसकी बढ़ी हुई इंटेलिजेंस उसे संकेत दे रही है। आखिर में वो बॉस के लैर तक पहुंचते हैं, अ ह्यूज केव भरी हुई माना क्रिस्टल्स से, जो एसेंस स्टोन्स जितने वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन फिर भी अच्छी कीमत मिलती है। डोंगसुक कहता है कि जिनवू और जिनहो यहीं रुकें, बाकी लोग माइनिंग टूल्स लेने जा रहे हैं। पर जैसे ही टीम बाहर जाती है, वो डोरवे में केव इन करवाते हैं, जिससे जिनवू और जिनहो अंदर फंस जाते हैं और साथ ही जायंट स्पाइडर बॉस जाग जाता है। ये लोग इतने लालची हैं कि 2 लोगों को मरवाना मंजूर है, बस लूट शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने गलत ई रैंक चुना है। जिन वू अपना पॉइजन डैगर निकालता है और स्पाइडर का सामना करता है। एपिसोड 6 में जिन वू स्पाइडर के खिलाफ काफी तेज है, लेकिन उसकी अटैक से स्पाइडर पर कम ही असर होता है और उसकी फटीग तेजी से बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि उसके पास डेली क्वेस्ट से मिले रिकवरी आइटम हैं। जैसे ही स्पाइडर उसे मारने ही वाला होता है, जिनवू खुद को हील कर लेता है और 100% रिकवर हो जाता है। वो अपना नया डैश स्किल इस्तेमाल करता है और स्पाइडर के ऊपर कूदकर उसके वीक पॉइंट पर पॉइजन डैगर मारता है। इससे पैरालिसिस और ड्रेन जैसे डिबफ्स लगते हैं। स्पाइडर गिर जाता है और जिनवू लेवल अप कर लेता है। जिन हो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि जिनवू कोई फेक रिंगर है, यानी वो लोग जो रैंक कम दिखाकर कमजोर टारगेट्स को मारने में मजा लेते हैं। अब जिन्हो इतना डर जाता है कि जिन वू को बॉस कहने लगता है। डोंगसुक और उसकी पार्टी वापस आती है और शॉक हो जाती है कि दोनों जिंदा हैं। वो अज्यूम करते हैं कि महंगे गियर्स होने की वजह से जिन्हो ने बॉस मारा होगा। डोंगसुक कहता है कि जिन्हो अगर जिनवू को मार दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन जिनहो अपने नए बॉस के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तभी जिनवू को अर्जेंट क्वेस्ट मिलता है, किल ऑल 6 ह्यूमंस या तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। वो नोटिफिकेशन पढ़ता है और इतने में पार्टी का मेज उस पर ब्लास्ट मारता है और वो दीवार से टकरा जाता है। लेकिन जिनवू फिर उठकर शांति से उनकी तरफ बढ़ता है। उसे समझ आ जाता है कि स्ट्रॉन्गर बनने का यही रास्ता है। वो एक आदमी का सिर काट देता है और कुछ सेकंड में बाकी सबको मार देता है। आखिर में डोंगसुक बचता है। जिनवू उसे बताता है कि वो लगातार लेवल अप कर रहा था। फिर वो डोंगसुक का भी सिर काट देता है। दोनों लड़के डंजन से बाहर निकलते हैं खून से लथपथ। मैं नहीं कहूंगा कि वो लोग इनोसेंट थे, लेकिन ये देखकर डर लगता है कि जिनवू छा लोगों को मारकर भी बिल्कुल शांत है। अगर सिस्टम में मोरालिटी स्कोर होता तो जिनवू का काफी नीचे होता। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है एक वर्कर से, जो हंटर्स एसोसिएशन को बता रहा है कि लास्ट रेड में जो मैसेकर हुआ है उसके बारे में। जिनवू और जिनहो ने रिपोर्ट दी कि डोंगसुक और उसकी पार्टी को स्पाइडर बॉस ने मार दिया। एसोसिएशन को थोड़ा शक होता है क्योंकि 2 लो रैंक्ड हंटर्स ही बच गए और ये भी दूसरी बार है जब जिनवू इतनी डेंजरस डंजन से बचकर निकला है। इसके अलावा पता चलता है कि डोंगसुक का एक छोटा भाई भी है। डोंग सूजो एक बहुत डेंजरस एस रैंक हंटर है। ये जिनवू के लिए काफी बैड न्यूज है। घर पर जिनवू अपनी सिस्टर के साथ फ्राइड चिकन और बियर खा रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस इतनी हाई हो गई है कि अब उसे अल्कोहल का असर भी महसूस नहीं होता। यार, ये कैसा बेकार सा आरपीजी है। फिर जिनवू को जिन्हो का कॉल आता है कि वो उसे एक कैफे में मिले। वहां पता चलता है कि जिन्हो के फादर यूजीन कंस्ट्रक्शन के बड़े सीईओ हैं और वो अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि गिल्ड को जिन्हो का बड़ा भाई जिन सन लीड करे, लेकिन जिन्हो ये प्रूव करना चाहता है कि वह इस जॉब के लिए ज्यादा सही है। इसलिए जिन्हो जिन वू से हेल्प मांगता है कि वो उसके साथ गेट्स क्लियर करे और बदले में उसे 30 अरब वोन देने की ऑफर करता है, सिर्फ पीस रेट्स के लिए। टैम जिन्हो। लेकिन जिन्हो जानता है कि क्योंकि उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना पावरफुल बन सकता है। अगर वह स्टैट्स बढ़ाते रहा तो वो खुद भी एस रैंक लेवल तक पहुंच सकता है। 30 अरब बहुत है, लेकिन उतना भी नहीं जितना वो खुद फ्यूचर में कमा सकता है। और वैसे भी जिनवू एक अकेले काम करने वाला टाइप है, इसलिए जिनवू जिन्हो का प्रपोजल मना कर देता है और उसे एक डेंजरस सा लुक देता है ताकि वो जिनवू का सीक्रेट किसी को ना बताए। सच में डराने वाला मोमेंट। बाद में जिनवू डेली क्वेस्ट वाले एक्सरसाइजेस डबल करके करता है और उसे कुछ बहुत अच्छे सीक्रेट रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उनमें एक स्पेशल की भी शामिल है जो उसे एक एस रैंक डंजन में ले जाएगी। सिस्टम बताता है कि उस डंजन में रिवॉर्ड एलिक्सर ऑफ लाइफ है, एक पावरफुल मेडिसिन जो कोई भी बीमारी ठीक कर सकती है। जिनवू को तुरंत अपनी कोमा में पड़ी मॉम याद आती है और वो बिना टाइम वेस्ट किए खुद को डीमंस कासल में टेलीपोर्ट कर देता है। जिनवू बहुत स्ट्रांग तो हो गया है, लेकिन वो अभी भी उस एस रैंक लेवल की डिफिकल्टी के लिए रेडी नहीं है। जैसे ही वो पहुंचता है, एक ह्यूज 3 सिर वाला सर्बरस जैसे बीस्ट उस पर अटैक कर देता है और जिनवू को खिलौने की तरह इधर उधर फेंकता है। जिनवू की एचपी तेजी से कम होती जा रही है। वो टेलीपोर्ट स्टोन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हाथ से गिरा देता है। भाई, डेक्सटेरिटी बढ़ानी चाहिए थी। हमेशा की तरह जिनवू फाइट के बीच में ही सिस्टम एक्सप्लोर करने लगता है। इस बार उसे सिस्टम शॉप मिलती है जहां से वो अपनी स्टैट्स बढ़ाने वाले पोशंस खरीद सकता है। बीस्ट उसे अपने जबड़ों में फंसा लेता है और उसकी बची खुची एचपी भी खत्म करने लगता है, लेकिन जिनवू हार नहीं मानता और बार बार उसे चाकू मारता रहता है। आखिर में जिनवू जीत जाता है और 5 लेवल और बढ़ा लेता है। ये आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एपिसोड 8 में सरबेरस बीस्ट को मारने के बाद जिनवू को एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी मिलती है, लेकिन उसे ये बनाने के लिए डीमंस कासल के अंदर से 3 इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। इतनी मुश्किल से जान बची थी, इसलिए जिनवू डिसाइड करता है कि वहां वापस जाने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ग्राइंड करेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लगातार डंजन्स क्लियर करते रहना। वो गिन्हो को कॉल करता है और बताता है कि उसने ऑफर दोबारा सोच लिया है। उसकी बस एक कंडीशन है कि दोनों हर गेट में अकेले ही जाएंगे, क्योंकि जिन वो नहीं चाहता कि दुनिया अभी उसकी असली पावर देखे। जितने कम लोग जाएंगे उतना ही कम चांस रहेगा कैजुअलिटीज का, और हम दोनों तो बिना चोट खाए ही बाहर आ सकते हैं। और यूं गिन्यो गिल्ड ऑफिशियली बॉर्न हो जाती है। उधर यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव एस रैंक हंटर चा हे इन से मिलता है। हे इन कोरिया की अकेली एस रैंक हंटर है जो किसी गिल्ड से जुड़ी नहीं है। गिन्यो के पापा उसे अपनी नई गिल्ड में लाना चाहते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। फिर वो अपने दोस्त जोंग इन से मिलने जाती है जो हंटर गिल्ड का लीडर है। वे जेजू आइलैंड वाले रेड की बात करते हैं जो असल में पूरी तरह से फेल हुआ था और कई हंटर्स मारे गए थे। जोंगिन वादा करता है कि ज्यादा हाई रैंक हंटर्स इकट्ठे करके वो फिर से जेजू आइलैंड जाएगा और इसे कॉन्कर करेगा। डबल डंजन के बाकी सर्वाइवर्स पर भी नजर डालते हैं। जीयूआई अब भी ट्रॉमा से परेशान है। मिस्टर सॉन्ग एक हाथ खोने के बाद भी साबित करना चाहता है कि वो काम का है, और किम वव जुंग हो जिन वू को वहां छोड़कर जाने का गिल्ट फील कर रहे हैं। सभी को पास के एक डी रैंक डंजन का नोटिफिकेशन मिलता है और ये लोग वापस रेड करने का फैसला लेते हैं। जिन वू भी उसी डंजन की तरफ जाता है, और क्या कोइंसिडेंस, वही 5 सर्वाइवर्स यहाँ मौजूद हैं। माहौल ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि कई लोगों ने जिन वू को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जुई माहौल हल्का कर देती है और जिन वू को देखकर खुश होती है, साथ ही नोटिस करती है कि वो कितना बदल गया है। टीम में 3 और सी रैंक हंटर्स को हैंडकफ्स में लाया जाता है। सरकार जेल के कैदियों को रेड्स में हिस्सा लेने देती है, सेंटेंस कम कराने के बदले। ये लोग कुछ अच्छे नहीं है। टिक इनकी निगरानी में है, वही बी रैंक हंटर जिसने जिन वू का मैजिक टेस्ट किया था। साफ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगला एपिसोड शुरू होता है और पार्टी यूनियन में गॉब्लिन को आसानी से मारती जा रही है। सब जिनवू की नई स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड हैं। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिनवू कितना होल्ड बैक कर रहा है। 3 टनल आते हैं और सब अलग होने का फैसला करते हैं। जिनवू को लेफ्ट टनल में बॉस की प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो मिस्टर सॉन्ग और जूई के साथ उधर जाता है। टिक प्रिजनर्स को लेकर राइट टनल में जाता है, लेकिन यहाँ प्लान उल्टा है। असल में ये तीनों कैदी एक लड़की पर हमला करने के केस में अंदर थे, और उस लड़की के पिता ने टिक को पैसे देकर इन्हें रेड से जिंदा न लौटने देने के लिए बोला था। टिक आराम से इन तीनों को मार देता है। प्रॉब्लम यह है कि तीनों टनल्स आपस में जुड़े हैं। किम और जोंग हो गलती से टिक को मर्डर करते हुए देख लेते हैं। ओनो, जिनवू की पार्टी भी उसी रूम में पहुंचती है और देखते हैं कि सारे हंटर्स मारे जा चुके हैं।
किम किसी तरह थोड़ा जिंदा है, लेकिन जुई का हीलिंग मैजिक भी काम नहीं आ पाता। अपनी आखिरी सांस में वो जिनवू से माफी मांगता है कि उसने उसे डेड छोड़ दिया था। मिस्टर सॉन्ग समझ जाता है कि ये इंजरीज किसी मैजिक बीस्ट की नहीं, अचानक टिक उन पर हमला करता है। मिस्टर सॉन्ग सोचता है कि वो इस बी रैंक हंटर का सामना कर सकता है, लेकिन वो गलत है। जिनवू को अर्जेंट क्वेस्ट आता है कि उसे टिक को मारना ही होगा। जिनवू पूरी ताकत से टिक के हमले ब्लॉक करता है और सब स्टंट रह जाते हैं। ये वो जिनवू नहीं जो उन्होंने पहले जाना था। टिक अपनी इनविजिबिलिटी स्किल से गायब हो जाता है, लेकिन जिनवू की परसेप्शन इतनी हाई है कि वो टिक को उसकी किलिंग इंटेंट से पकड़ लेता है। लंबी फाइट के बाद जिनवू अपनी नई स्किल मर्डरस इंटेंट यूज करता है, जिससे टिक डर के मारे पैनिक में चला जाता है। जिनवू तुरंत उसका काम खत्म कर देता है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे स्टेल्थ स्किल भी मिल जाती है। जिनवू बॉस को भी तुरंत मार देता है और तीनों डंजन से बाहर आते हैं। वो एसोसिएशन को बताते हैं कि टिक खुद एक किलर था। मिस्टर सॉन्ग क्रेडिट ले लेता है ताकि जिन वू की आइडेंटिटी हिडन रहे। बाहर आते ही जुई जिनवू को याद दिलाती है कि वो अब भी उसे एक डेट का कर्जदार है। किसी के सामने फाइट देखकर फ्लर्ट करना बोल्ड मूव है जुई। एपिसोड 10 में जिनवू और जुई पार्क में वॉक करते हैं, लेकिन कुछ सीरियस नहीं होने वाला, क्योंकि 2 बार ट्रॉमा झेलने के बाद जुई डिसाइड कर लेती है कि वो रिटायर होकर अपने होम टाउन चली जाएगी। ओह! जिनवू को अब नई हंटर गर्ल ढूँढनी होगी। अगले दिन जिनवू और गिन्हो अपनी न्यू स्ट्राइक टीम से मिलते हैं। रूल के हिसाब से रेड के लिए कम से कम 8 हंटर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए गिन्हो ने ऐसे लोग हायर किए हैं जो या तो डरपोक हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं या बस कामचोर हैं। लेकिन पैसा मिल रहा है, इसीलिए सब रेडी हैं। इनमें ई रैंक सॉन्ग यी भी है, जो जिनवू की सिस्टर की फ्रेंड है और अभी-अभी अवेकेंड हुई है। गेट में जाए 1 घंटा भी नहीं होता और जिनवू बंदूक लेकर बाहर आ जाते हैं। स्ट्राइक टीम शॉक में है। अगली रेड शुरू होती हैं। जिनवू एक्सपी फार्म करता है, स्ट्राइक टीम पैसा और गिनहो अपने पापा का ट्रस्ट। सबकी किस्मत चमक रही है। लेवल 40 पर जिनवू को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट अनलॉक कर लिया है। इंटरेस्टिंग, दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड को भी जिनवू पर शक होने लगता है। मैनेजर आन रिपोर्ट्स देखता है और कंक्लूड करता है कि जिनवू ने जरूर सेकंड अवेकनिंग की है। वो उसे रिक्रूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू अपनी नई स्टेल्थ स्किल से गायब हो जाता है और साफ वार्निंग देता है कि उससे पंगा न लिया जाए। एपिसोड 11 में जिनवू जंगल में जाकर जॉब चेंज क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। अब उसकी बिल्ड के हिसाब से उसे एक नया स्पेशलाइज्ड क्लास मिलेगा, जिसमें पावरफुल क्लास एबिलिटीज होंगी। उसे एक कासल में टेलीपोर्ट किया जाता है और रूल मिलता है, नो रिकवरी आइटम्स अलाउड। नाइट्स, असैसिन्स और मेजेस सब उस पर हमला करते हैं, लेकिन जिनवू अब इतना स्ट्रांग है कि ये कोई थ्रेट नहीं। आखिरकार वो अपना गियर स्क्रीन खोलता है और पहली बार पूरा बी रैंक आर्मर पहनता है, जो इनविजिबल भी है। सो अब जिनवू को बिना हेवी आर्मर पहने ही सारे बफ्स मिल जाते हैं। ये सिस्टम सच में बहुत ओवरपावर्ड है। सारे मिनियंस को हराने के बाद जिनवू एक बहुत बड़ी डोर खोलता है, जो कासल के थ्रोन रूम में जाती है। वहीं उसका अगला ओपोनेंट है कमांडर इग्रिस, ब्लड रेड नाइट। जिनवू के लिए ये अब तक का सबसे टफ दुश्मन है। जिनवू समझ जाता है कि उसकी टैगर आइग्रिस की आर्मर को पियर्स नहीं कर सकती, इसीलिए वो नंगे हाथों से लड़ने लगता है। ये देखकर इग्रिस भी अपनी वेपन्स गिरा देता है। इग्रिस जिनवू को नॉन स्टॉप पंचेस से पीट देता है और जिनवू की एचपी डेंजरसली लो हो जाती है। वो आइग्रिस के थ्रोन पे गिर जाता है। फिर इग्रिस अपनी सोर्ड समन करता है और फाइनल अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसकी ब्लेड पकड़ लेता है और उसे दीवार में धक्का मार देता है। फिर वो वापस अपनी डैगर इक्विप करता है, सारे स्किल्स एक्टिव करता है और बड़ी मुश्किल से आइग्रिस को हरा देता है। रिवॉर्ड में उसे बहुत सारा गोल्ड और एक्सपी मिलता है, एक एस रैंक हेलमेट और एक नया स्किल, रूलर्स हैंड, जिससे वो चीजों को माइंड से मूव कर सकता है। लेकिन उसकी क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुई। अचानक कई नाइटस थ्रोन रूम में टेलीपोर्ट होने लगते हैं और सिस्टम जिन वू को ऑर्डर देता है कि जितना देर सरवाइव कर सके उतना करो। लेकिन जिन वो ऑलरेडी एक्सहास्टेड है और बस 5 मिनट में वो फिर अपनी टेलीपोर्टेशन स्टोन गिरा देता है। इतना पावरफुल होकर भी ये इतना केयरलेस कैसे है? सीजन फिनाले में जिनवू जितने ज्यादा नाइट्स मार सकता है मारता है, जब तक उसके हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते और उसकी बॉडी पूरी थक नहीं जाती। उसे पास्ट की वॉइसेस सुनाई देती हैं जो उसे वीक कह रही होती हैं। उसे अपने पुराने वर्जन की विजन दिखती है जो कहता है कि गिव अप कर दो। एक नाइट उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है, तभी अचानक मिडनाइट हो जाती है और जिनवू पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है। पेनल्टी जोन में उसे शॉप और रिकवरी आइटम्स मिल जाते हैं। वो एक नई डैगर खरीदता है जो आर्मर एनिमीज पर ज्यादा इफेक्टिव है और नया स्किल रूलर्स हैंड भी यूज करता है। जब पेनल्टी टाइम खत्म होता है, वो वापस कासल भेज दिया जाता है, इस बार फुल पावर में। वो घंटों नाइट से लड़ता है और जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है। सिस्टम उसे उसकी नई क्लास बताता है, नेक्रोमांसर। जिन वो चौंक जाता है क्योंकि उसे असैसिन या बर्जर्कर जैसी क्लास की उम्मीद थी।
लेकिन सिस्टम बताता है कि ये एक हिडन क्लास है। एक्सेप्ट करने के बाद उसकी क्लास ऑटो अपग्रेड होकर शैडो मोनार्क बन जाती है। अब वो मरे हुए एनिमीज के शैडोज निकालकर अपनी आर्मी बना सकता है। वो इग्रिस और उसके सोल्जर्स को शैडोज में बदल कर अपनी टीम में जोड़ लेता है। इस बीच बाहर हंटर एसोसिएशन जेजू आइलैंड रेड की तैयारी कर रहा है। एस रैंक हंटर्स आइलैंड पर पहुंचते हैं और शॉक हो जाते हैं कि एंट्स अब इवॉल्व होकर उड़ने लगी हैं। सीजन 2 की शुरुआत में जिनवू अपनी छोटी बहन जिना के स्कूल में टीचर मीटिंग में जाता है। टीचर उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड सोंगी हंटर अवेकनिंग के बाद से स्कूल नहीं आ रही। जिनवू उसे समझाने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर डेंजरस एस रैंक डोंगसू अमेरिका से कोरिया पहुंच चुका है ताकि जिनवू और जिन्हो से बदला ले सके। बाद में जिन वू और सोंग यी एक सी रैंक रेड में व्हाइट टाइगर्स के साथ जाते हैं। अंदर जाते ही डंजन रेड गेट में बदल जाता है, जिसका मतलब है अंदर जाना आसान लेकिन बाहर आना इम्पॉसिबल जब तक बॉस नहीं मारा जाता। आइस एल्व्स अटैक करते हैं और एक हंटर भी मर जाता है। टीम दो ग्रुप्स में बंट जाती है, एक जिनवू वाली, एक ए रैंक चॉय वाली। जिनवू अपनी टीम के लिए सिस्टम शॉप से फर कोट्स खरीदता है और पहली बार अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। आइग्रिस और उसकी पूरी शैडो टीम आइस बेयर्स को अकेले हरा देती है। जिन वू उन बेयर्स के शैडोज भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ए टीम पूरा वाइप हो जाता है और चॉय किसी तरह जिन वू तक पहुंचता है, लेकिन वो मेंटली टूट चुका है। वो जिन वू पर अटैक करता है और इग्रिस उसे मार देता है। जिन वू उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपनी टीम में जोड़ता है, नया टैंक शैडो आयरन। बॉस एल्फ बरका जिन वू से बात करता है और कहता है कि मॉन्स्टर वॉइस उसे ह्यूमंस मारने के लिए कहती है, लेकिन जिन वू को नहीं, इसलिए वो उसे ह्यूमंस नहीं मानता। वो जिन वू को डील ऑफर करता है कि बाकी हंटर्स को छोड़ दो, लेकिन जिन वू मना कर देता है और अपनी आर्मी समन कर देता है। बड़ा फाइट होता है। जिन वू बारका को मार देता है, लेकिन उसका शैडो निकालने में फेल हो जाता है क्योंकि वो बहुत हाई लेवल है। गेट से बाहर आने पर सोंगी भी हंटर बनना चाहती है। आगे जिनवू जिन्हो के साथ डंजन्स ग्राइंड करता रहता है और डीमंस कासल में 10,000 डीमंस मारने की क्वेस्ट शुरू करता है। एक 100 फ्लोर्स हैं, वो 75 फ्लोर तक पहुंचकर दो इंग्रेडिएंट्स ले आता है। अमेरिका में एक आदमी इलवान 10 साल बाद गेट से बाहर निकलता है और कहता है कि उसे बड़ी खतरे की वार्निंग देनी है। डोंगसू उसे सुनकर तंग करता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा जिन वू मर चुका है। बाद में पता चलता है कि इलवन भाग गया और डोंगसू को बुरी तरह हरा दिया गया। जिन वू अब इतना हाई लेवल हो चुका है कि असली प्रोग्रेस करने के लिए ए रैंक या एस रैंक रेड्स चाहिए। वो हंटर असेसमेंट दोबारा देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि मशीन उसका लेवल रीड ही नहीं कर पाती। ऑफिशियली जिन वू अब एस रैंक है। सब गिल्ड उसे ज्वाइन करने को कहती हैं, लेकिन जिन वू मना कर देता है। उसे बस ग्राइंड करना है। इसी बीच वो एक एयरब्रश ए रैंक रेड में माइनिंग टीम के साथ जाता है। वहां एस रैंक हंटर हेयन उसे स्मेल करके कहती है कि वो एकमात्र आदमी है जिससे उसे बैड स्मेल नहीं आती। अगले दिन जिन वू को ए रैंक रेड में इक्विपमेंट कैरियर के तौर पर जॉब मिलती है, जहां उसकी मुलाकात रेड लीडर सन किहून से होती है। ये हाई लेवल स्क्वाड कुछ हाई ऑनर्क्स से लड़ने में ही परेशान हो रही थी, लेकिन जीन वू अपनी स्टेल्थ स्किल से बिना दिखाई दिए ऑनर्क्स को कमजोर कर देता है। ये देखकर कि डंजन उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है, पार्टी वापस लौटने का फैसला करती है। लेकिन गेट पर एक मैजिक बैरियर लगता है। अब वो एक बड़े से ऑर्क ग्रुप और उनके लीडर कार्गोन के बीच फंस जाते हैं। कार्गोन किथुने को कहता है कि या तो यहीं मर जाओ या फिर हमारे बेस में साथ चलो। किथुने बहादुर है लेकिन दिमाग का बहुत तेज नहीं, इसलिए वो मान जाता है और जीन वू को कहता है कि जैसे ही फाइट शुरू हो तुम निकल जाना। लेकिन जीन वू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बाहर हेन अभी भी जीन वू पे शक कर रही है और उसके पीछे पीछे गेट में चली आती है। सच्चाई ये है कि मैडम बस उसे सूंघना चाहती है। अगले एपिसोड में ओनर्क बेस के अंदर कार्गोन बताता है कि उसने हंटर्स को इसलिए पकड़वाया ताकि वो उन्हें टॉर्चर करके अपनी सेना के एंटरटेनमेंट के लिए खा सके। किथुने ही अकेला है जो डर से जाम नहीं हो रहा और वो कार्गोन पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन कार्गोन टेलीकिनेसिस से उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जीन वो आकर कहता है कि बाकी सब यहाँ से भाग जाओ, वो अकेला सारी ऑर्क आर्मी संभाल लेगा। जीन वो अपनी नई स्किल मोनार्क्स डोमेन से शैडो आर्मी बुलाता है, जिससे उसकी पूरी आर्मी को 50% बफ मिलता है। शुरू में उसकी आर्मी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही कोई ऑर्क मरता है, जीनवू उसकी आत्मा निकालकर उसे अपनी आर्मी में बदल लेता है। बाहर हेन और 3 एसोसिएशन ऑफिसर जीनवू की जबरदस्त लड़ाई देखते हैं। कान पर उसके ही सिपाहियों की शैडो फौज टूट पड़ती है और आखिर में जीनवू की आत्मा निकालकर उसे अपनी आर्मी में बदल लेता है। कार्गोन पर वू कार्गोन को भी एक शैडो में बदल देता है। नाम रखता है टस्क। अब स्क्वाड बहुत ताकतवर हो चुकी है। जीन वू आगे हंटर एसोसिएशन में रीअसेसमेंट के लिए जाता है। वो कोई ताकत नहीं छुपाता, पूरी शैडो आर्मी और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ सब दिखा देता है।
बाहर एक फेमस एक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि नया एस रैंक आया है, सारे रिपोर्टर जीन वू पर टूट पड़ते हैं। देश भर में उसके जानकार उसकी असली ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। जीन वो मैजिक शॉप जाकर पुराना गियर बेचकर नया हाई रैंक गियर खरीदता है। फिर कुछ शैडो सोल्जर्स घर पर जीना की सुरक्षा के लिए छोड़ देता है और डेमन कैसल के बचे 25 फ्लोर क्लियर करने लौट जाता है। अब ज्यादातर काम उसकी शैडो आर्मी ही कर लेती है। जीनवू को बस हर फ्लोर के बॉस से लड़ना होता है। फ्लोर 80 के बॉस को हराने ही वाला होता है कि आर्मर के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो दया की भीख मांग रही होती है। इसी बीच जेजू आइलैंड के पास एक उड़ने वाला चींटी जैसा बीस्ट इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर पता चलता है कि फ्लोर 80 की बॉस असल में एक डेमन प्रिंसेस है, एसल। वो जान बचाने के बदले जीन वू को इस फ्लोर की और आगे की फ्लोर्स की लोकेशन देने का ऑफर देती है। एसल बताती है कि सारे मॉन्स्टर्स पहले डेमन रियलम में रहते थे और किसी दिन उन्हें इन डंजन्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। लेकिन इससे ज्यादा बोलते ही वो ग्लिच होने लगती है। सिस्टम उसे जानकारी देने से रोक देता है। उधर हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट मिलती है कि चींटियां और ज्यादा आक्रामक हो रही हैं, इसलिए जेजू आइलैंड रेड की तैयारी तेज कर दी जाती है और इस बार जापान के 10 एस रैंक भी रेड में शामिल होने वाले हैं। जिन वू आखिरी फ्लोर पर पहुंचता है और डेमन किंग बारन से लड़ता है, एक भारी भरकम नाइट जो सफेद ड्रैगन पर सवार है। शैडो मोनार्क और डेमन मोनार्क की ये लड़ाई बहुत ही पागलपन वाली होती है। बारन उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग शैडोजर्स को भी मजे से उड़ा देता है। एसल अपने ही किंग को धोखा देकर उसका ध्यान भटकाती है, जिससे जीन वो बारन की बाहें फाड़ देता है और फिर एक ऐसे अपरकट से उसका सिर उड़ा देता है कि ऊपर बादल तक फट जाते हैं। डेमन कैसल खत्म। फिर जीन वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता है, लेकिन पहले उसका ध्यान ड्रैगन की आत्मा निकालने पर जाता है और वो एक नई शैडो क्रीचर बनाता है, काइसल। उसे एक नई क्लास स्किल भी मिलती है, किसी भी शैडो के साथ तुरंत जगह बदल लेने की। जीन वो भागकर अस्पताल जाता है और अपनी माँ को एलिक्सिर पिलाता है। वो 4 साल बाद जागती है और अपने बेटे को बड़ा और मजबूत देखकर भावुक हो जाती है। पूरा परिवार मिलकर रोता है। इसके बाद चेयरमैन गो उसे जेजू आइलैंड रेड के लिए बुलाते हैं। जीन वो सोचता है कि अब जब माँ ठीक है, उसे पता नहीं कि वो किस मकसद से लड़ रहा है। लेकिन फिर जापान के एस रैंक आ जाते हैं और उनके लीडर गोटो कोरियन हंटर्स को फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। फाइट शुरू होती है। जापान और कोरिया दोनों के एस रैंक जोरदार ताकत दिखाते हैं। हेन गलती से एक मास्क पहने हंटर को घायल कर देती है और वो गुस्से में आकर उस पर वार करने ही वाला होता है। तभी जीन वो बीच में आकर सिर्फ अपनी बांह से उसका अटैक रोक देता है। गोटो ये देखकर शॉक में है और जीन वो को फुल पावर पर 1-on-1 फाइट का चैलेंज देता है। जीन वो मान जाता है, लेकिन कहता है पूरा दम लगाना। लड़ाई शुरू होते ही जीन वो गोटो के हर तेज अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इससे पहले कि दोनों सीरियस हों, बाकी हंटर्स फाइट रुकवा देते हैं। उधर जेजू आइलैंड में चींटी क्वीन अपना सबसे ताकतवर सोल्जर एंट किंग का जन्म मना रही है। जीन वो फैसला करता है कि बाकी 15 एस रैंक इस रेड को संभाल सकते हैं और वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, जो 4 साल तक कोमा में रही। अगले दिन जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता है। ए रैंक हंटर्स बैटलशिप्स पर तैनात होते हैं और एस रैंक सीधे आइलैंड में उतरते हैं। पूरी दुनिया ये रेड लाइव देख रही होती है। कोरियन टीम टनल्स में जाकर क्वीन ढूंढ लेती है। डोंगवुक अपना शरीर बड़ा कर लेता है। जोंगेन आग उगलने लगता है। युनहो वेयरवुल्फ बन जाता है। हिलर ब्योंग यू की मदद से टीम आखिरकार क्वीन को मार गिराती है। लेकिन तभी असली खतरा वापस आता है, किंग। काला, बिजली की स्पीड वाला, डरावना एंट किंग। वो क्वीन के पास आता है, उसकी मौत देखता है और गुस्से में चिल्लाता है। उसके बाद वो एक ही वार में पूरी कोरियन टीम को उड़ा देता है। हिलर बैकअप देने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे भी महसूस कर लेता है और सीधा उसे चीर देता है। अब किंग समझ जाता है कि ये लोग उसके लायक नहीं हैं और वो उड़कर अपने असली प्रतिद्वंदी को ढूंढने निकल जाता है। और ये तो जापान के सबसे ताकतवर हंटर के लिए और भी बुरी खबर है, क्योंकि अब गोटो ही आइलैंड पर बचा हुआ सबसे पावरफुल हंटर है। घर पर जीन वो लाइव ब्रॉडकास्ट कट होते देखता है और फैसला करता है कि अब सही समय आ गया है कि वो खुद आगे बढ़े। देर तो कर ही दी थी। जीनवू ने कुछ शैडो सोल्जर्स को एस रैंक हंटर्स की शैडो में ही छुपा कर रखा था, ताकि अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो वो तुरंत उनमें से किसी से जगह बदल सके। और अब हालात तो पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जीनवू के सीधा क्वीन की चैम्बर में टेलीपोर्ट करने से। घायल पड़े हंटर्स को देखकर वो ओपीएम की तरह एंट्री लेता है और सबको हेल्थ पोशन देना शुरू कर देता है। पोशन सब पर असर करता है सिवाय हेन के, क्योंकि उसका एचपी बहुत कम है और ब्योंग यू तो वैसे भी मर चुका है और गोटो भी मारा जा चुका है उससे पहले कि हम उसकी असली ताकत देख पाते। लगता है जापानी स्पिन ऑन ऑफ का सपना गया। किंग जीन वू की ताकत महसूस करके वापस चैम्बर में आता है। वो जीन वू से पूछता है, क्या तुम इंसानों के किंग हो?
जीनवू नंगे हाथों से एंट किंग की पिटाई शुरू कर देता है, लेकिन किंग एक जहरीला पंच मार देता है। जहर से जीनवू थोड़ी देर कमजोर पड़ता है, लेकिन वो तुरंत ही डिटॉक्स स्किल से पूरा जहर खत्म कर देता है। एंट किंग अपनी बाहरी खोल को तोड़कर अपनी असली फॉर्म में आता है और लड़ाई पागलपन के लेवल पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि जीन वू उसकी ताकत का सही बराबरी वाला है, लेकिन समझ नहीं पाता कि जीन वू लड़ाई के बीच में और कैसे मजबूत होता जा रहा है। शायद जीन वू ने कुछ स्टैट पॉइंट्स ऐसे ही बचा कर रखे थे। जीन वू किंग के हाथ काट देता है और उसकी शैडो आर्मी बाकी एंड्स को तबाह कर देती है। आखिर में किंग घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जीन वू अपनी म्यूटिलेशन स्किल एक्टिव कर देता है और एक तूफानी कॉम्बो से किंग को वहीं खत्म कर देता है। चलो, ये भी निपटा। इधर कैमरामैन लाइव स्ट्रीम ठीक कर देता है और पूरे कोरिया को जेई या कॉन्करडाई को जीन वू की असली ताकत लाइव देखने को मिलती है। सीजन फिनाले शुरू होता है और किंग और क्वीन दोनों के मरने के बाद भी हेन मौत के दरवाजे पर है। जीन वू के इन्वेंट्री का कुछ भी उस पर असर नहीं करता, यहाँ तक कि एलिक्सर ऑफ लाइफ भी नहीं। तभी जीन वू को मृत ब्योंग यू की आवाज सुनाई देती है। वो जीन वू से कहता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हेन को बचा ले। तब जीनवू ब्योंगयू का शैडो निकालता है। शैडो अपनी हीलिंग मैजिक से हेन को बचा लेता है। फिर जीनवू उस शैडो को रिलीज कर देता है ताकि ब्योंगयू शांति से आराम कर सके। किंग और क्वीन के मरने के बाद बाकी एंट्स पागल होकर आइलैंड से भागने लगते हैं। जीनवू एंड किंग का शैडो निकालता है। ये उसकी अब तक की सबसे ताकतवर यूनिट बनती है। वो इसका नाम रखता है बेरू और ये पहला शैडो है जो बोल भी सकता है। जीनवू बेरू को बाकी बची हुई सारी चींटियां खत्म करने भेज देता है और इसी बीच जीनवू लेवल 100 भी पहुंच जाता है। सच में इस सिस्टम में लेवल कैप है भी या नहीं? फिर हमें चाइना के सबसे ताकतवर हंटर की झलक मिलती है। लंबे बाल और दोनों हाथों में डैगर्स। अगर ये भी जापान वाले जैसे निकले तो उम्मीद मत रखना। चौथी जेजू आइलैंड रेड पूरी तरह सफल हो जाती है। बाद में चेयरमैन गो जीन वू को बधाई देते हैं। वो पूछते हैं कि अब वो क्या करने वाला है। जीन वू बताता है कि वो शायद अपनी खुद की गिल्ड शुरू करना चाहता है, शायद एक आदमी वाली गिल्ड। इसके बाद जेजू आइलैंड पर एक बहुत रहस्यमय सीन आता है। एक आइस एल्फ और एक बीस्ट टाइप आदमी किसी अनजान शक्तिशाली इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने जीन वू को उसकी ताकत दी। वो इस बात से खुश नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हंट अपनी प्लानिंग जारी रखेगा और जीनवू उन्हें रोक नहीं पाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि जीनवू का पिता पास में ही छुपकर ये सब सुन रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सब अगले सीजन के लिए रह जाते हैं। देश भर के बाकी एस रैंक फैसला करते हैं कि अब वो और मजबूत बनेंगे ताकि उन्हें कभी फिर बचाए जाने की जरूरत न पड़े। जीनवू ट्रैफिक में फंसा होता है, तभी एक गेट उसके सामने खुलता है। वो अकेला अंदर चला जाता है, फिर वो गेट रेड गेट में बदल जाता है और जीन वो अपनी पूरी आर्मी समन कर लेता है। जो भी चैलेंज आए, सामना करने के लिए तैयार। और बस यही है सोलो लेवलिंग की पूरी कहानी अभी तक। ये शो पूरी तरह एक पावर फैंटेसी है और सच कहूँ तो मैं इसे पूरी तरह एन्जॉय करता हूँ। ओवर पावर्ड एमसी का ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। जीन वू अकेले दम पर पूरा सिस्टम हिला देता है, पर इसके साथ ये कहानी सर्वाइवल, फैमिली और खुद की कुर्बानी की भी है। आगे शायद जीन वू को कुछ असली चुनौतियां मिलें, लेकिन अभी के लिए तो उसे हर दुश्मन को आसानी से उड़ा देते देखना काफी मजेदार है। तो फिलहाल की कहानी यहीं तक। आगे क्या होगा वो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में।